हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। UP 21 क्लास में सभी का स्वागत है। और हम लोग आज बायोलॉजी की क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले तुम लोग को पता होगा कि हम लोग जो है श्वसन तंत्र तक की बात कर चुके थे और श्वसन तंत्र से आगे की जो बात करेंगे वो आज चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो बेटा, अगर बात श्वसन तंत्र की करी जाए तो एक बात ध्यान रखनी है विशेष तौर पे कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर ये पता चलेगा हमारे लिए तब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और इससे संबंधित एक एक बारे में जानेंगे। बात आती है कि ये जो क्लास बायोलॉजी की आपकी हो रही है ये किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मेरे बेटा बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपके लिए अग्निवीर और रेलवे के लिए स्पेशल तौर पर। यानी कि अगर रेलवे की बात करी जाए, अग्निवीर NA की बात करी जाए, अग्निवीर की बात करी जाए, तो ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर साइंस का जो रोल हो रहा है मेरे बच्चों वो बहुत ज्यादा होता है और इसी कारण से साइंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जब साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है तो इसमें बायोलॉजी का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी जो है कंटिन्यू की जा रही है। ठीक है, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बेटा, उत्सर्जन तंत्र की आज जो है बात की जाएगी। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र तंत्र देखो, उत्सर्जन तंत्र की बात करिए तो सबसे पहले ये जानते हैं आखिरकार उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, यानी हम किस चीज को उत्सर्जन तंत्र कह सकते हैं। तो शरीर की बात करी जाए तो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं में से एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं उपापचय क्रिया। क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया बेटा, उपापचय क्रिया। और उपापचय क्रिया की बात करी जाए तो उपापचय क्रिया क्या होती है, जो हमारे भोजन को बनने की और बनने के बाद जो और अवयव तत्वों के बनने की जो क्रिया है वो उपापचय क्रिया कहलाती है। और उपापचय क्रिया में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बनने, यानी भोजन की प्रक्रिया होती है, जो भोजन बनता है। ऐसे मान के चलो जैसे हम चूल्हे पर, गाँव में चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के साथ साथ क्या होता है, जब रोटी बन जाती है, खाना पक जाता है हमारा, तब कंडीशन क्या आती है, तो बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आसपास बर्तन फैल गया है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे कंडों के उपलों की राख इकट्ठी हो गई है, कोयला अलग इकट्ठा हो गया है, ये बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। क्या वो हमारे रोटी या खाने के लिए कोई आवश्यक तत्व है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इतना है कि कहीं ना कहीं वो आवश्यक थे, उन्हीं की वजह से प्रोसेस हो पाई, लेकिन अब वो आवश्यक नहीं रहे। और ऐसा ही शरीर में होता है, जब शरीर में खाना बनाने की प्रोसेस होती है, खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, तब क्या होता है मेरे बच्चों कि उसके साथ साथ जब खाना बन जाता है तो बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनके लिए अब शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब वो लगातार खाना बनाने की प्रक्रिया हर कोशिका में चल रही है और ये पदार्थ लगातार बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको शरीर से बाहर जाना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि खाना बनने की जगह इन्हीं का ढेर लगता जाएगा और चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी शरीर में। तब क्या करा जाता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा जो है ये सारे के सारे पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की शुरुआत की जाती है। और इन पदार्थों को, यानी कि जो उपापचय क्रिया द्वारा बने हुए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो कह सकते हैं कि उपापचय क्रिया द्वारा अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में बने होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस अंग तंत्र की आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस अंग तंत्र की आवश्यकता होती है, अंग तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे ही हम लोग उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मेरे बच्चों दोबारा से एक बार बात सुनो कि उपापचय क्रिया द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस अंग तंत्र की हमें आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? एक बार दोबारा दोहराएंगे हम लोग इस बात को कि उपापचय क्रिया द्वारा, क्या दोहराएंगे, शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा
अवशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस अंग तंत्र की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। अब बात आती है कि इस तंत्र में आखिर कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं, या सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है जो उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। देखो, अगर महत्वपूर्ण बात करें कि अगर बात करें कौन कौन से उत्सर्जन तंग है तो बहुत सारे हैं। जैसे हमारे फेफड़े हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे हमारी त्वचा हो गई पसीनों को बाहर निकाल रही है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण अंग आता है बेटा वो आती है हमारी किडनी। कौन सी आती है, किडनी, ठीक है। तो बात करेंगे प्रमुख उत्सर्जी अंग को लेकर के। किसको, प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, सबसे ज्यादा जरूरी उत्सर्जी अंग है, ज्यादातर अवशेष पदार्थों को बाहर निकालता है, वह कहलाता है वृक्क। और वृक्क को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं और वो होती है हमारी किडनी। क्या होती है, किडनी। और किडनी को हम लोग और क्या कहते हैं, गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गुर्दा बोलते हैं। कहते हैं ना गुर्दे में पथरी हो गई, तो इस किडनी में ही पथरी हो जाती है, उसी को बोलते हैं गुर्दे की पथरी होना। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, वृक्क के नाम से जानते हैं, किडनी के नाम से जानते हैं, या गुर्दे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसकी बात करें तो मानव का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग है, उत्सर्जी अंग है। मानव का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग है, ठीक है। अब बात आती है कि अकेले काम करता है, नहीं, इसके लिए कुछ सहायक अंग भी होते हैं। क्या होते हैं, इसके लिए कुछ सहायक अंग भी होते हैं। और इन सहायक अंगों की बात करी जाए तो जैसे हमारा एक इंपॉर्टेंट जो आता है वो आती है हमारी मूत्र वाहिका, मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां, ठीक है। कौन सी होती हैं, मूत्र वाहिनियां होती है। साथ साथ अगर हम बात करें फिर आता है हमारा मूत्राशय। कौन सा आता है, मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय की बात करी जाए, मूत्राशय के बाद जो आता है वो आता है हमारा मूत्र मार्ग, ठीक है। यानी किडनी जो वृक्क होता है हमारा, वो जब अवशेष पदार्थों को निकालता है तो अवशेष पदार्थ किसके द्वारा, मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाते हैं, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से क्या चले जाते हैं, बाहर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग आज के चैप्टर में या आज की क्लास में वो करेंगे वृक्क यानी किडनी को लेकर के। वृक्क, जिसको हम और किस नाम से जानना है, किडनी के नाम से, ठीक है। बात करते हैं किडनी को लेकर। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किडनी जो है वो हमारे लिए दिखती कैसे है या देखने में किस तरीके की होती है। सर्च करते हैं, चलो। सॉरी, दोबारा खोजते हैं। किडनी, देखो बात करते हैं किडनी को लेकर के। सबसे पहले ये देखते हैं आखिर की स्थापित कहां पे होती है या कहां पर मानव के रूप में जो है पाई जाती है, ठीक है। देखो कुछ इमेज तुम्हारे लिए दिख रही होगी, और इस इमेज में देखें तो सारा सिस्टम हमारा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मूत्राशय इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जिसको हम ब्लेंडर बोलते हैं, ब्लेंडर यूरिन बोलते हैं, या फिर ठीक है यूरिनेटा होती है, यानी मूत्र नली होती है, पेनिस होता है, इसके द्वारा क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। महिलाओं में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे सबको लेकर के। सबसे पहले बात करी जाए किडनियों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखें हमें दिखाई दे रही हैं दो किडनियां। कितनी दे रही हैं बेटा, हमें दो किडनियां दिखाई दे रही हैं। और इसी तरीके से मानव की क्या होती हैं, दो किडनियां होती हैं। और ये क्या होती है, मूत्र वाहिकाएं होती हैं, जो मूत्राशय में आकर को मूत्र को क्या कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। तो कुछ इस आकार से हमारे लिए किडनी क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है। यानी दिखाई दे गई, शरीर में कहाँ लगी होती है, ये बात हो गई। बात करते हैं किडनी अगर नॉर्मली देखें तो दिखती कैसे है हमारे लिए, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बाहर से देखेंगे तो किडनी का जो आकार होता है वो कुछ इस आकार का दिखाई देता है। यानी किडनी जो दिखाई देती है कुछ इस तरीके से सेम के बीज के आकार की दिखाई देती है, ठीक है। और इस तरीके से किडनी की क्या होती है, एक आंतरिक संरचना होती है, और इसी के द्वारा किडनी क्या करती है, काम करती है, ठीक है। अब दोबारा लौट के चलते हैं पुनः अपने नोट्स पर, जहां पर अपने लोग थे,
ठीक है, चलो बात करते हैं किडनी को लेकर कि आखिर विशेषताएं कौन कौन सी हैं और क्या क्या विशेषताएं जो है किडनी में पाई जाती हैं, कितनी कितनी पाई जाती है, सबकी एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बात करते हैं मानव को लेकर के कि आखिर मानव में कितनी किडनियां पाई जाती हैं। तो मैंने अभी बताया और तुम लोग को दिखाया भी कि मानव में क्या होता है, मानव में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बेटा, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कितनी किडनी पाई जाती है, मानव में बेटा एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। बात करते हैं काम क्या करती है, तो काम करती है रुधिर यानी ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने का काम करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या करती है, ये रुधिर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है, बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बेटा, कमेंट जरूर करा करो। देखो कमेंट से क्या होता है, हम लोग को पता चलता है कि आखिर तुम्हें समस्या कहाँ हो रही है और कहाँ पर जो है तुम्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम उस समस्या पर तुम्हारे कमेंट के द्वारा जो सुझाव आएंगे उन पर काम करेंगे, जिससे कि आगे तुम्हारी क्लास और ज्यादा रोचक और ज्यादा जानकारीपूर्ण बन सके। देखो अभी जितनी भी क्लासें बच्चों हम लोग की आ रही हैं वो ज्यादा रिकॉर्ड क्लासें आती हैं और बहुत जल्दी जैसे ही हम लोग एक आंकड़ा, विशेष आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे अपने चैनल पर, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्लासों को लाइव करना शुरू कर देंगे। और हमारा ये प्लान चल रहा है कि जैसे ही 1101 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होंगे वैसे ही हम लोग क्लासों को अधिकतर क्या करेंगे, लाइव करना प्रारंभ कर देंगे। तो जल्द से जल्द इन वीडियोस को, इस चैनल को अपने दोस्तों पर, अपने संबंधियों पर और ऐसे बच्चों पर जिनको इन क्लासों की आवश्यकता है उन पर शेयर करा करो, ठीक है, जिससे ये आंकड़ा पूर्ण हो और हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाए, यानी लाइव क्लास के माध्यम से एक तौर पर जुड़ पाए, ठीक है। अपना कोई भी सुझाव, कोई भी प्रतिक्रिया है उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ो, ठीक है, जिससे कि हम ये जान सके कि आपको क्लास कितनी समझ में आ रही है, समस्या आ रही है तो कहां पर आ रही है, जिससे कि उसका समाधान किया जा सके, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। तो दूसरी बात क्या हो गई कि पहली बात तो ये हो गई कि मानव में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। दूसरी बात ये हो गई ये रुधिर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। और क्या करती है, अब मान के चलो छानने का ही काम है इसका, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हो और पता चलता है किडनी छानने का काम कर रही है, जरूरी चीजें के साथ, जो खराब चीजें थी उनके साथ साथ जरूरी बाहर कर दी, तो मामला खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, किडनी बहुत ही चालाकी से काम करती है और ये क्या करती है, जो जरूरत की, आवश्यकता की चीज नहीं है उनको बाहर कर देगी, लेकिन ब्लड को जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक चीजों की जरूरत होती है उनको अपने अंदर ही रखती है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यानी अवशिष्ट पदार्थों को तो बाहर करती है लेकिन आवश्यक पदार्थों को ब्लड में समाहित करती है, कह सकते हैं ब्लड में बनाए रखती है। ध्यान रखेंगे लाभदायक तत्वों को रक्त में बनाए रखती है, ठीक है, ध्यान हो गया। क्या करती है, लाभदायक तत्वों को रक्त में बनाए रखती है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं किडनी को लेकर के, पहले बात करते हैं। कभी कभी प्रश्नों में आकार पूछ लिया जाता है कि आखिर किडनी किसके समान होती है, क्या किसके आकार की दिखाई देती है। तो ध्यान रखेंगे किडनी जो होती है बेटा, मानव किडनी, वह सेम के बीज के आकार की होती है। ध्यान रखना, वह सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की दिखाई देती है, आकार की दिखाई देती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, वह किसके समान दिखाई देती है, सेम के बीज के आकार के समान से हमारे लिए क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन बात आती है कि शरीर है हमारा, इस शरीर में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों से, बाहरी वातावरण से जहां किडनी पाई जाती है उस वातावरण में बहुत सारे केमिकल भी रहते हैं
और इन केमिकल से किडनी की किडनी का जो मांस है, संरचना है, उसको सुरक्षित कौन रखेगा? तो सुरक्षित रखने के लिए क्या करा जाता है, इस पर एक झिल्ली चढ़ी होती है। कैसे चढ़ी होती है? जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग मकान बनवाते हैं, और जब मकान बनता है तो ईंटों का बनता है, ठीक है, नॉर्मली ईंटों बनता है, लेकिन हम उसको सुरक्षित करने के लिए कि हमारा मकान नमी ना पकड़े, सीलन ना पकड़े, क्या करते हैं, उस पर कलर जो है प्लास्टर कराते हैं, और प्लास्टर के ऊपर क्या करते हैं, कलर चढ़वा देते हैं, जिससे कि बारिश का पानी बाहर ही रह जाए, दीवारों पर असर ना करे, घर में असर ना करे। ऐसा ही क्या होता है, इसको सुरक्षा देने के लिए इस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ी होती है, उस परत को हम झिल्ली के नाम से जानते हैं, और उसका जो नाम होता है वो होता है पेरिटोनियम झिल्ली। तो ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर ऊपर एक पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। क्लियर हो गई बात कि इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। और क्या बात करते हैं, बात आती है होती कैसे रंग की है, तो ध्यान रखेंगे, ये लाल और या भूरे रंग की होती, ये लाल भूरे रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, ये लाल भूरे रंग की होती है। क्लियर हो गई बात, कैसी होती है, लाल भूरे रंग की होती है। बात करते हैं कि लगभग पुरुषों में इसका वजन कितना होता है और महिलाओं में इसका वजन कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर बात वजन की आ जाए, किसकी आ जाए, वजन की आ जाए, तो पुरुषों में और महिलाओं में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुरुष में इसका वजन ज्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। पुरुष में इसका जो वजन हो सकता है वो 130 से लेकर 160 ग्राम हो सकता है। कितना हो सकता है, 130 से लेकर 160 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। वहीं महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं में इसका वजन 110 से लेकर 150 ग्राम तक हो सकता है। कितना हो सकता है बेटा, 110 से लेकर के 150 ग्राम तक हो सकता है। कितना, 110 से लेकर के 150 ग्राम तक क्या हो सकता है, इसका वजन हो सकता है। किसका वजन हो सकता है, किडनी का जो वजन है मानव शरीर में वो हो सकता है। अब बात करते हैं कि जहां से इसकी मूत्र नलिकाएं जुड़ी होती हैं, यानी हमने देखा अभी जो किडनी का आकार है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दिया, और यहीं से जो है सारी नस वगैरह हमारी आती हैं, जुड़ती हैं, ऐसे कह सकते हैं, और यहीं से जो है एक नलिका निकली होती है, और इस नलिका को हम मूत्र नलिका के नाम से जानते हैं। लेकिन बात आती है नलिका जुड़े कौन से भाग से होती है, तो इस भाग को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इस भाग को एक नाम दिया था हाइलम का, ठीक है, किसका, हाइलम का। प्रश्न ये आता है कि किडनी में जो मूत्र नलिकाएं जुड़ी होती हैं या निकलती हैं वो किस स्थान से निकलती हैं, तो ध्यान रखना हाइलम से निकलती है। किससे निकलती हैं, हाइलम से, ठीक है, ध्यान रखेंगे किससे निकलती है, हाइलम से। ध्यान रखेंगे इसमें हाइलम नामक स्थान से मूत्र नलिकाएं निकलती हैं। क्या होता है, हाइलम नामक स्थान से मूत्र नलिकाएं निकलती हैं। अब बात करते हैं आगे को लेकर के। इसके बाद बात करी जाए मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ध्यान रखेंगे कि पता चलता है इसमें बहुत सारी जो है कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं। क्या कह सकते हैं, जो किडनी होती है इसके अंदर विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, और उनकी संख्या क्या होती है, कहते क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नेफ्रॉन्स कहते हैं। बात आती है नेफ्रॉन्स को लेकर के, तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं इन्हीं को एक विशेष नाम दिया गया है और इन्हीं के लिए क्या कहा गया है, जो किडनी है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। प्रश्न यही आता है कि किडनी की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखोगे मेरे बच्चों कि किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो कहा जाता है वो नेफ्रॉन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन्स को। ध्यान रखेंगे, इसे ही, किसको, नेफ्रॉन्स को, इसे ही किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या है, नेफ्रॉन्स ही क्या होते हैं, इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। बात करते हैं ये काम क्या करते हैं जो इसको इतनी तवज्जो दी जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे नेफ्रॉन्स के कार्य को लेकर। नेफ्रॉन्स के कार्य ठीक, नेफ्रॉन्स के कार्य को लेकर के बात करें। नेफ्रॉन्स के कार्य को लेकर बात करिए तो एक काम क्या कर रहे हैं, सभी उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से अलग करने का, या कह सकते हैं रक्त से छानने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखनी है, सभी उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से अलग करने का काम करते हैं। रक्त से अलग करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्लियर हो गई, क्या करते हैं, रक्त से क्या करते हैं, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जितने भी बेकार के काम होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको छांटने का या अलग करने का काम करते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं, रक्त में आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखने का कार्य करते हैं। रक्त में बनाए रखने का कार्य करते हैं। बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो क्लियर हो गई बात, क्या करते हैं, पहला काम सभी उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरा, जितने भी आवश्यक अवयव हैं, जितने भी जरूरी तत्व हैं, उनको रक्त में बनाए रखने का काम करते हैं। ये क्रिया की बात क्रिया, यानी ये जो क्रियाएं होती हैं ये दो पार्ट में होती हैं, या कह सकते हैं दो हिस्सों में पूर्ण की जाती है। यानी ये छानने वाली जो क्रिया होती है, आवश्यक तत्वों को बनाए रखने, और निकालने वाली जो क्रिया होती है वो कितने भागों में कंप्लीट होती है, दो भागों में। पहला जो इसका भाग कहलाता है वो निस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। दूसरा जो भाग होता है वो पुनरावशोषण कहलाता है। पुनरावशोषण। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि पहला भाग क्या कहलाएगा, निस्यंदन कहलाएगा, और दूसरा भाग क्या कहलाएगा, पुनरावशोषण कहलाएगा। अब बात करते हैं कि किडनी लगभग कितना ब्लड प्यूरिफाई करती है या कितना ब्लड छानती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मात्रा क्या है। तो ध्यान रखेंगे, जो किडनी है हमारी या वृक्क है हमारा, वो लगभग अगर बात करें तो अगर हम लोग देखें नॉर्मली घंटे हिसाब से देखें तो प्रत्येक 1 मिनट में 1 लीटर जो है रक्त को क्या कर देती है, छान देती है। क्या करती है ये, प्रत्येक 1 मिनट में 1 लीटर रक्त को छानने का काम करती है। छानने का
कार्य करती है, कार्य करती है। अब बात आती है कि काम करती कैसे है या किस तरीके से प्रोसेस होता है। देखो अगर बात करी जाए वास्तव में इसके छानने की जो कैपेसिटी होती है नॉर्मल बेस पे देखें, अगर जैसे मान लो छलनी है और इस छलनी में हम नॉर्मल ऊपर से जो है कोई चीज डाल रहे हैं और इसके छानने की कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना लिक्विड, कभी कभी देखा होगा जब हम कोई चीज करते हैं छलनी के द्वारा तो भर जाती है ऊपर तक छलनी, जबकि छलनी का काम तो छानने का, फटाफट छानती रहे, लेकिन फिर भी भर जाती है नहीं, सेम काम कंडीशन होता है। अब क्या होता है जब ये भरने लगती है यानी बहुत ज्यादा उसकी मात्रा नहीं होती, तब हम क्या करते हैं थोड़ी सी अलग कर लेते हैं, थोड़ा देर रोक देते हैं उस व्यवस्था को और फिर दोबारा छानना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें तो रुक नहीं सकती, जब रुक नहीं सकती तो क्षमता कैसे आखिरकार। देखो मेन चीज बात करी जाए, जितने भी ये अनावश्यक तत्व होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं, और छोटे होने के बाद क्या होता है इन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है खून का, या जो रक्त दाब होता है उसका दबाव डाला जाता है और ये जबरदस्ती दबाव डाला जाता है, जितने भी छोटे छोटे तत्व होते हैं वो निकल कर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और बाहर होने के बाद नेफ्रॉन्स उनको छांट देते हैं, छांट करके वो मूत्र मार्ग से मूत्रा में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो आवश्यक तत्व होते हैं वो रक्त में ही क्या रहते हैं, मिले रहते हैं, और इस तरीके से ये व्यवस्था लगातार क्या होती है, चलती रहती है। निस्यंदन वाली, निस्यंदन को मतलब छानना, फेंकने वाली व्यवस्था जो होती है वो निस्यंदन कहलाती है। और दोबारा से वो पोषक तत्व जब ब्लड में मिले रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुनरावशोषण की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि क्या करती है ये, प्रत्येक 1 मिनट में 1 लीटर रक्त छानने का काम करती है। लेकिन बात आती है कि छने हुए रक्त होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना छने हुए रक्त को, यानी किडनी द्वारा जो रक्त छाना जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छने हुए रक्त को ही क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। यानी हमारी टॉयलेट होती है वो क्या है, एक प्यूरिफाई किया हुआ रक्त ही तो है, यानी रक्त की जो अशुद्धियां थी वो सारी बाहर आ गई और उन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, मूत्र कहा। अब बात आती है कि जब हम टॉयलेट करते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा कि रक्त जो टॉयलेट आती है हमारी, ठीक है, उसका रंग जो है पीला आता है। आखिर ऐसा कारण क्या है कि रक्त पीला आता है। देखो इसकी बात करिए तो इसके वजह से कारण है, और कारण जो होता है वो एक वर्णक होता है, उस वर्णक को कहा जाता है यूरोक्रोम वर्णक। क्या कहा जाता है, यूरोक्रोम वर्णक। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आखिर बात ये है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। ठीक है, प्रश्न ये है हमारा, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, पीला क्यों होता है। ठीक, अब बात मैंने अभी तो बताई क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे एक वर्णक छुपा हुआ होता है और वर्णक का नाम होता है यूरोक्रोम वर्णक। ठीक है, कारण क्या है, कारण बताते हैं इसका, और कारक है यूरोक्रोम वर्णक, यूरोक्रोम वर्णक। ठीक है, और जब यूरोक्रोम वर्णक रक्त में इसमें टॉयलेट में मिल जाता है उसी की वजह से क्या हो जाती है, हमारी टॉयलेट का रंग पीला हो जाता है। मुख्य तौर पर बात करें कि 24 घंटे में लगभग कितना रक्त जो है ये अशुद्धि के रूप में निकल जाता है, तो ध्यान रखेंगे 24 घंटे में लगभग 1 से लेके 1.1 लीटर तक। ठीक है, अगर मात्रा की बात करी जाए, मूत्र की मात्रा की 24 घंटे में, मात्रा 24 घंटे में तो 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक, कितनी, 1 लीटर से लेके 1.1 लीटर तक की जो मात्रा है वो क्या है, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है। अब बात आती है घटक को लेकर के, यानी मूत्र होता है हमारा, इस मूत्र में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है जल। ठीक है, 95% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसके अलावा बात करें लगभग 2.5% के पास जो है वो होती है यूरिया। क्या होती है, यूरिया, और उसके अलावा जो 2.5% बचा उसमें होते हैं अन्य अवशिष्ट पदार्थ। क्या होते हैं, अन्य अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, क्या होते हैं, अन्य अवशिष्ट पदार्थ जो है इसमें पाए जाते हैं, किस पाए जाते हैं, मूत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बात करी जाए कि इस जल के नियंत्रण को, अवशोषण को कौन करता है, तो ध्यान रखना जल के अवशोषण को नियंत्रित करने का जो काम करती है वो करती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हमारा जो वृक्क होता है, हमारी जो किडनी होती है वो क्या करती है, पूर्ण रूप से काम करती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और पूर्ण रूप से देखने का कष्ट कीजिए।